दर्शकों को जय ज्योति जय भीम। वंचित आवाज में आपका स्वागत है। वंचित आवाज ये वंचितों का आवाज है। आज हमारा चर्चा का मुद्दा है उन लोगों की आवाज जो मान रहे हैं कि हर नागरिक को इस देश में जीने का, हर नागरिक को इस देश में उनका हक और अधिकारों को यूज करने का मौलिक अधिकार है, उनसे उनको वंचित किया जा रहा है। क्या है यह मुद्दा, हम जानेंगे। आज हमारे से वंचित आवाज में उपस्थित कमल फारूकी जी, जो फॉर्मर चेयरमैन दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन से और फाउंडिंग मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से है, बामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी से। फारूकी जी, आपने 21 अगस्त 2015 को एक प्रेस रिलीज किया है। वो प्रेस रिलीज में आप कई मुद्दे उठाए हैं। ये प्रेस रिलीज के बारे में दर्शकों से आप ब्रीफिंग कर सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मेरा सबको सादर नमस्कार। और मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने मार्च की जो मीटिंग हुई थी उनकी जयपुर में, उसमें इन इश्यूज़ के ऊपर बहुत गौर किया था कि पूरे हिंदुस्तान का एक कल्चर जो है उसको बहुत तेज़ी से चेंज करने की कोशिश की जा रही है और एक ख़ास तबका है उसकी चीज़ों को पूरे हिंदुस्तान के ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है। और उनका ख़ास निशाना जो है माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल्ड क्लास और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। इनफैक्ट ये कौन है उन लोग? यकीनी बात है, इनका नागपुर से रिश्ता है और आरएसएस के लोग बाग हैं और उनको ज़िंदगी में पहली मर्तबा कामयाबी इतने करीब नज़र आ रही है कि जो 1921 में जो उन्होंने सपना एक देखा था, उस सपने को शायद लग रहा है कि पूरा करने का उनको मौका मिल रहा है। क्योंकि जो बीजेपी की एनडीए की जो सरकार है वो ओपनली इसके खिलाफ नहीं बोल रही है, लेकिन खामोश है, जिससे एक बात ये जाहिर होता है कि जो कुछ भी आरएसएस के लोग बाग और जो लोग बीजेपी के हार्ड हिटिंग लोग बाग हैं, जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, वो माइनॉरिटीज़ को और बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट को जिस तरह से मार्जिनलाइज करने की कोशिश कर रही हैं, तो उस पर गवर्नमेंट का कोई जवाब नहीं आना और प्राइम मिनिस्टर मोदी का कोई जवाब नहीं आना, तो ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ इसको नूरा कुश्ती कहते हैं कि भाई आप दूसरे लोग लड़ते रहें, हमको लोग खामोश बैठेंगे। तो अब इन्होंने क्या करना शुरू किया है कि जो रिलीजन्स, जो इनका सो कॉल्ड अपना रिलीजन की चीज़ें हैं, पहली बात तो इन्होंने बहुत ही शैतानी से और बहुत ही चालाकी से इन्होंने माइनॉरिटीज़ के लोगों को अलग हटा के बाकी सबको हिंदू डिक्लेयर कर दिया है। वो बाकी सबको जो है, अभी आप सेंसस में भी देखते हैं तो पूरा एक ग्रुप बना दिया है कि ये माइनॉरिटीज़ और बाकी उसके अलावा हिंदू, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदू समाज खुद बहुत बुरी तरह से बटा हुआ है। वही मीटिंग में वामन मेश्राम जी, जो बैकवर्ड क्लासेस के मूवमेंट चलाते हैं, बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के, उनसे हम जानते हैं कि आप जो बात बोले हैं मेश्राम जी, फारूकी जी ये बोलते हैं कि अलग लोगों को, मुस्लिम के अलग लोगों को, अलावा लोगों को उन्होंने हिंदू डिक्लेयर कर दिया है। क्या आप इस बात से सहमति है? नहीं, उनका कहना है माइनॉरिटी से अलग लोगों को, माइनॉरिटी से अलग लोगों को हिंदू डिक्लेयर किया है। केवल मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है, क्रिश्चियन है, सिख है और पर्शियन है और बौद्ध है, जैन है, सेंसस में ये सारे के सारे हिंदू नहीं है। मगर इनके अलावा जो सारे के सारे लोग हैं, वो सारे के सारे लोग जो है वो हिंदू है, ऐसा कहा जाता है या कहा जा रहा है या उस तरह से उनकी गिनती की जा रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट के तौर पर उसको मान्यता है और कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि शेड्यूल कास्ट हिंदू है। तो शेड्यूल कास्ट हिंदू नहीं है, मगर मैं एडिशन कह रहा हूं कि शेड्यूल कास्ट जो अछूत है वो हिंदू नहीं है। और इसका मतलब यह है कि जिन लोगों को अछूत बनाया गया तो उनके दुश्मनों ने बनाया, तो दुश्मनों का धर्म और उनका धर्म, जिन्होंने उनको अछूत बनाया, दोनों का धर्म एक कैसे हो सकता? कैसे नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। बड़ा इलॉजिकल, तर्कविसंगत बात है। तीसरी बात, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, पर वो तो अपने आप को अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, कौन मानते हैं हिंदू अपने आप को? शेड्यूल कास्ट के लोग। किसने कहा? ट्राइब, किसने कहा? बैकवर्ड क्लास। मैं शेड्यूल कास्ट का, मैं हूं शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधि और शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधि के तौर पर मैं कह रहा हूं और ये बात किसी आदिवासी को कहना चाहिए, आदिवासी लोग कहना चाहिए कि वो हिंदू है या नहीं है।
अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हिंदू है या नहीं है, ये कहने का अधिकार किसी ब्राह्मण को नहीं है। ये कहने का अधिकार बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को है। वो है ये भी कह सकते हैं, वो नहीं है ये भी कह सकते हैं, उनका बिलीफ है, उनका यकीन है। लेकिन लिंगायत तो पूरा कह चुके हैं, लिंगायत ये कह चुके हैं 7 कि करोड़ वो हिंदू नहीं है। 7 करोड़ है, वो कहते हैं वो हिंदू नहीं है। बल्कि वो ये कह रहे हैं कि हम लोग गुलाम भारत में अंग्रेजों के समय में हम लोगों को स्वतंत्र धर्म की मान्यता थी। और आजादी मिलने के बाद उनकी स्वतंत्र धर्म की मान्यता रद्द कर दी गई। हैरान करने वाली बात है। और उनको लिंगायत को हिंदू के नाम पर उसकी गिनती की जा रही, जबरदस्ती की बात है। ये दूसरों का यकीन, दूसरों का विश्वास, दूसरों का रिलीजन किसी और पर थोपने का मामला है, जो एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। पर मेश्राम जी, सेंसस में रिलीजन का ऑप्शन तो होता है, वो तो लोगों को चुनने के लिए होता है, वो ऑप्शन कर सकते हैं। रिलीजन का ऑप्शन है, मगर वहां ये पूछा जाए तब ये ऑप्शन मामला है। उन लोग सेंसस डिपार्टमेंट के द्वारा भी एक साजिश सरकार के इशारे पर की जाती है कि जब वो लोगों को पूछते हैं कि तुम शेड्यूल कास्ट हो, तो आगे ये नहीं पूछते तुम कौन से धर्म के हो, वो उनको पूछते आप आदिवासी हो। फिर आगे ये नहीं पूछते हैं कि तुम हिंदू हो या नहीं हो। फिर उसके बाद में अदर बैकवर्ड क्लासेस के हो या फला जाति के हो, तो फिर उनको ये नहीं पूछते कि तुम हिंदू हो या नहीं हो। वो अपने से लिख देता है जो प्रगणक है वो हिंदू है। नहीं, इसका एक आर्गुमेंट में देता हूं। इसका एक आर्गुमेंट ये देता हूं कि अभी विमन भाई ने बात कही, मुझे तो कहने का कोई हक नहीं है कि आप हिंदू हैं कि नहीं हैं। हाँ। लेकिन एक ये इतनी बड़ी संस्था जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर लार्जेस्ट संस्था है, उसके प्रचारक, उसके सदर, उसके जिम्मेदार होने के नाते ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू नहीं हूं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये हिंदू नहीं है तो सेंसस में कहाँ थे ये, कौन सी जाति में आ रहे थे ये? अगर ये खुद कह रहे हैं कि मैं हिंदू नहीं हूं। हाँ। हमारे साथ में लिंगायत के इतने बड़े स्वामी जी थे, हाँ। धर्माचार्य थे, उन्होंने आकर कहा, खुद हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और खुलकर कहा कि हम हिंदू नहीं हैं। वो कहाँ गए इस सेंसस के अंदर? कहीं होंगे, नहीं होंगे। वो कौन से लोग हैं जो अब अपने आप को ये कह रहे हैं कि भाई हम 90% रह गए, 80% हो गए? तो ये 80% के अंदर सबको ले लिया ना, तो आप ये नहीं कर सकते। ये धोखा है मुल्क के साथ में। फारूक जी, आपने सिखों के बारे में, क्रिश्चियन के बारे में और लिंगायत के बारे में भी आपने प्रेस रिलीज में बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। इसके बारे में हम जरूर जानेंगे, पर फिलहाल अब वक्त है एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक का। हम जल्द लौटेंगे, हमारा चर्चा जारी रखेंगे। वंचित आवाज में फिर से आपका एक बार स्वागत है। फारूक जी, आपने आपका प्रेस रिलीज में क्रिश्चियनों के प्रॉब्लम्स के ऊपर, सिखों के प्रॉब्लम्स के ऊपर, लिंगायतों के प्रॉब्लम्स के ऊपर, ऐसे कई धर्मों के प्रॉब्लम्स के ऊपर आपने मुद्दे उठाए हैं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आप हिंदुइज्म के खिलाफ में ये मुद्दे उठाए? देखिए, हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। पहले बात समझ लीजिए कि ये हिंदू वर्सेस अदर्स नहीं है, बल्कि कुछ लोग ऐसे हिंदुस्तान के अंदर जो लोगों को जबरदस्ती हिंदू डिक्लेयर करने में इंटरेस्टेड है। उसकी वजह यह है कि उनकी रोटी रोजी उससे चलती है। अगर वो हिंदू हैं, अगर वो जैसे हिंदू हैं, तो उनको खुद रिलीजन के जो उस समुदाय के जो लोग बाग हैं, वो अपने आप को हिंदू क्यों नहीं मान रहे? तो हम तो वमन भाई को एक इंसान मानते हैं, एक हिंदुस्तानी मानते हैं। अब ये कौन है, ये तो ये खुद बताएंगे ना। ये चीख चीख कर कह रहे हैं मैं हिंदू नहीं हूं। लिंगायत के 7 करोड़ लोग बाग कह रहे हैं मैं हिंदू नहीं हूं। मुझे क्या हक पहुंचता है कि मैं उनको कहूं हिंदू हूं? तो हम ऐसे तमाम लोगों के हक में बात कर रहे हैं। फारूक जी, ये डिस्कशन अब क्यों? नहीं, ये डिस्कशन बहुत अब क्यों जरूरत हुई है? डिस्कशन बहुत पहले से, और हम लोग बराबर इस बात को, मीडिया में दिखता नहीं है ये सब। सर, अब मीडिया में तो देखकर ये सारी बातें अगर हम करें, अब जैसे मिसाल के तौर पर आप एक बात रिसेंट आज 2-3 दिन की बात ले लीजिए। वो सारे लोग जो हिंदुइज्म के ऊपर डायरेक्टली अटैक करते हैं और जो उसकी जो पूरी मैथोलॉजी है उसके ऊपर अटैक करते हैं, उनकी जान ले ली जाती है, उनको मार दिया जाता है। ये बताइए वो कौन है? वो अपने आप को तो हिंदू नहीं कह रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो आप जबरदस्ती लोगों को हिंदू बनाने पर लगे हुए हो ताकि आपका हिंदू राष्ट्र का जो स्वप्न है वो पूरा हो जाए। दूसरी बात यह कि अगर उसमें कोई आदमी इनकार करता है तो आप जो है उसको मार देते हो। फिर उसके बाद मसीह के कहते हो कि भाई हमने तो नहीं मारा। अब वो बराबर कह रहे हैं कि भाई हमने तो नहीं मारा उसको, लेकिन हकीकत बात तो ये है कि वो वही लोग हैं जो भी मसीह के अपने रिलीजन के रिवोल्ट के अंदर बात करता है या खिलाफ बात करता है, आप उसके खिलाफ हो जाते हैं। हमने इसीलिए इन तमाम बातों के, आपने देखा सिख कम्युनिटी को
सब यही कहते हैं कि हिंदू हैं। भाई वो हिंदू नहीं है, उनका अपना एक सेपरेट रिलीजन है। चलिए, हम सिख के प्रतिनिधि को भी ये वंचित आवाज के शो में जरूर बुलाएंगे और उनका भी आपके बात को लेकर उनसे भी हम सवाल करेंगे आने वाले एपिसोड में। और ये जो ड्राफ्ट जिसके बारे में आप ड्राफ्ट की बातें कर रहे हैं, ये केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात नहीं है, उनके प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि इधर थे, डिस्कस और डिसाइड किया हुआ है। सब लोगों का यूनानिमस डिस्कस, इसमें सभी का रिप्रेजेंटेशन, इनिशिएटिव हमारा जरूर था, इनिशिएटिव है, लेकिन बाकी सब इसमें सहमत थे और बाकी कुछ लोगों की सहमति से हमने कुछ जो चीजें की थी उसमें करेक्शन भी हुआ, कुछ चीजें ऐड हुई, डिलीट हुई, उसके अंदर एडिशन हुआ, डिलीशन हुआ। तो सभी मजहब के लोग थे इसमें, सभी क्लासेस के लोग थे, सभी कास्ट के लोग थे। तो इसमें आपने एजुकेशन के साइंटिफिक टेम्पर के बारे में, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ करिकुलम, इस मुद्दे भी उठाए। ये सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ करिकुलम क्या है, हम जानते हैं मिश्रम जी से। देखो, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमारा देश सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गवर्न होता है तो उस गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट जो विभाग है एजुकेशन। तो एजुकेशन का जो सिलेबस है वो कंपलसरी सेकुलर सिस्टम्स को फॉलो करने वाला होना चाहिए। अगर वो सेकुलर सिस्टम को फॉलो करने वाला अभ्यासक्रम नहीं बनाते हैं। मिश्रम जी, दर्शकों को बताइए कि सेकुलर सिस्टम क्या है। सेकुलर सिस्टम का मतलब होता है कि सरकार का, कोई गवर्नमेंट का कोई रिलीजन, यस, इंडिविजुअल नागरिकों का रिलीजन हो सकता है, उसको पूरी आजादी संविधान ने दी हुई है, मौलिक अधिकार उसको दिया हुआ है। मगर स्टेट का, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से लाइक स्टेट, पॉलिटिकल साइंस में स्टेट शब्द कहा जाता है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए या नहीं हो सकता। भारत के संविधान ने इसको डिक्लेयर किया हुआ है, ये डिक्लेयर दस्तावेज है, इस पर सहमति बनी हुई। भारत की जो एकता और अखंडता है, भारत की जो यूनिटी एंड अखंडता है, वो उस दस्तावेज के आधार पर है। फारूक जी, आप कह रहे हैं इधर to strive hard to maintain the scientific temper and secular character of the curriculum and the education system of the country and try to fight against any direct or surreptitious effort to alter it. इसका मतलब है कि स्टेट रन एजुकेशन सिस्टम में कोई रिलीजन का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। तो अभी सवाल यह भी उठता है, रिसेंटली जब मदरसे का, स्कूल या एजुकेशन सिस्टम का लाइसेंस कैंसिल किया गया था, आइडेंटिटी कैंसिल किया गया था, जब मुस्लिम लोग इसका विरोध में थे, पर आपके ये लॉजिक थे मदरसे को एजुकेशन स्कूल के आइडेंटिटी निकालना कोई गलत नहीं है। आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा और ये कंफ्यूजन जो है ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। भवन भाई ने बहुत स्पेसिफिकली एक बात कही कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं हो सकता, स्टेट के रन किए हुए इंस्टीट्यूशन के अंदर ये सब कुछ नहीं किया हो सकता। अगर एक माइनॉरिटी या कोई समुदाय अपने स्कूल चला रहा है, कॉलेज चला रहा है और अपने दीन धर्म की बात बतला रहा है, मतलब प्राइवेट में चला रहा है, किसी को कोई इतराज नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी आर्टिकल 25-26 ने कहा है, वो फंडामेंटल राइट है, वो उसका फंडामेंटल राइट है, क्योंकि वो अपना मैनेजमेंट है, अपना पैसा है, अपने रिसोर्सेज से कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट से पैसा नहीं ले रहा, वो गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है वो। तो लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर आप हरियाणा में लीजिए, हरियाणा में भगवत गीता को उसमें शामिल कर दिया गया। अच्छा साहब, कैसे किया आपने, क्यों किया आपने? मतलब जैसा मदरसा है वैसा वेद पाठशाला हो सकता है, जैसा प्राइवेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हर मजहब का हो सकता है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन एकेडमिक में नहीं होना चाहिए, ये आपका मुद्दा। ब्राह्मणिकल हो सकता है किसी और का, और कुछ लोग ऐसे जो बिल्कुल नहीं होंगे, जो एथीस्ट है, उनका कोई रिलीजन नहीं हो सकता, आप उनको जबरदस्ती थोड़ी पढ़ाएंगे। और अगर आप पढ़ाना ही है तो हिंदुस्तान के अंदर जितने रिलीजन है या एथीस्ट है सबको पढ़ाइए आप ये थोड़ी पढ़ाएंगे कि सिर्फ भगवत गीता को पढ़ाएंगे। भगवत गीता हम मकसद उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन हम उसको जबरदस्ती पढ़ तो नहीं सकते ना। अगर आपको पढ़ाना है, कुरान भी पढ़ाइए, बाइबल पढ़वाइए, जो बाकी और जो रिलीजियस बुक्स हैं वो भी पढ़ाइए। क्या आप पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हिंदुस्तान इतना विशाल मुल्क है, उसके अंदर सबसे ज्यादा किसी मुल्क में, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर इतने रिलीजन नहीं है जितने इस एक खूबसूरत मुल्क के अंदर है। तो आपके बातों से ये कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। एब्सोल्युटली। कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब है, आप कोर्ट में क्यों जाते नहीं है? जाएंगे सर, जा रहे हैं हम लोग, मगर कोर्ट में जाना एकमात्र विकल्प नहीं है। और देश में कोर्ट से भी बड़ा विकल्प होता है जनता की अदालत। जनता को इसके बारे में अगर जानकारी नहीं है, अवेयरनेस करना होगा। तो ये इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि जनता के अंदर हम जाएंगे
और इसके लिए, इसके विरोध करने के लिए जो भी करना जरूरी है करेंगे सर। हम और वो भी मिलजुल कर करेंगे सर। हमको आजादी, यूनाइटेडली करेंगे। हमको जो आजादी मिली थी कोर्ट के जरिए थोड़ी मिली है, आंदोलन के जरिए मिली है। हम कोर्ट में जरूर लड़ेंगे, लेकिन कोर्ट से ज्यादा हमको जो, जैसे भाई ने बताया, जो हमारे जो पब्लिक है, जो हमारे अवाम है, जो मतलब कि ये 125 करोड़ की जो जनता है, ये डिसाइड करेगी। अब फिलहाल वक्त है एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक का। हम जल्द लौटेंगे, हमारा चर्चा जारी रखेंगे। वंचित आवाज में आपका स्वागत है। फारूकी जी, आपने आपका प्रेस रिलीज में आपके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के नाम से एक डॉक्यूमेंट है, उसमें आप ये रेज करे हैं कि 2020 तक सारे मुसलमान को देश से एलिमिनेट करेंगे, ऐसा ओपनली कह रहे हैं। ये ओपनली कौन कह रहे हैं, कब कहा है? अपने आप को स्वामी बोलते हैं, अपने आप को धर्मगुरु बोलते हैं, योगी बोलते हैं, उस तरह के लोग हैं। हम नाम नहीं लेना चाहते उनका यहाँ पर, लेकिन वो बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है और हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। हम उनके पास लीगल भी एक्शन लेंगे और हम उनके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे। और एक बात हम ये बड़ा आपके माध्यम से हम एक बात ये बतला देना चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान की जनता है और मुसलमान उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये उस जनता का मुल्क है। ये हम लोग इसके मालिक हैं, हम लोग इसके किराएदार नहीं हैं। अगर किसी को ये गलत फहमी है कि हमको ख़त्म कर देंगे, तो बहुत बहुत गलत फहमी के अंदर है। वो खुद मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, हम में से कोई नहीं मिटेगा, हम यहीं रहेंगे। मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। वो ये है, पहली बात तो ये है कि पूरे सम्मान के साथ फारूकी साहब और हम लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं, मगर वो बार बार हिंदुस्तान वगैरह कह रहे हैं, तो मैं हिंदुस्तान कहने के भी पक्ष में नहीं। सही कहा आपने। हम क्योंकि भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा भारत कहा गया है, और भारत इसलिए कहा गया है कि केवल हिंदू नहीं निवास करते हैं, मुस्लिम सिवा निवास करते हैं, सिख निवास करते हैं, लिंगायत निवास करते हैं, चौधर्मी निवास करते हैं, और क्रिश्चियन निवास करते हैं, और दूसरे लोग भी निवास करते हैं, एथियस्ट भी निवास करते हैं। तो ये सभी लोगों का भारत है। फारूकी जी और मेशरम जी, ये जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपने किया है, ये अलग अलग मजहब के लोगों से और बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोगों से, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को भी इसमें मिला के कर रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है, ये मेरे जानकारी में तो इसके पहले हुआ नहीं है। अभी आप क्यों चाहते हैं कि शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लासेस और अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को भी आपके साथ में जोड़ना है? जो रिजर्वेशन मिल गई है, हमको थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ मिल गई हैं, उन तमाम बातों के बावजूद भी 70% से ज़्यादा जो पोजीशंस चारों हमारी जो डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं, वो 70% से ज़्यादा जो पोजीशंस हैं, वो सारे के सारे ब्राह्मणिकल निज़ाम ने ली हुई हैं। तो हम अब, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, जब हमारी जो एग्जिस्टेंस के ऊपर जब अगर कोई सवाल उठाएगा, जब हमको मिटाने की बात करेगा, जब एक टारगेट डेट फिक्स कर देगा कि हम उस डेट तक मुसलमानों को इस मुल्क से हटा देंगे या भगा देंगे या मार देंगे, तो हमको भी अब ये कहने में कोई आयर नहीं है कि ये बहुत ही मिनिस्क्यूल एक माइनॉरिटी है जो पूरे भारत को बेवकूफ़ बना रही है। वक्त आ गया है कि अब इनसे कहा जाए कि आप अपने हिस्से की रिजर्वेशन लेकर बाकी सब हमारे लिए छोड़ दो, हम खुद कर लेंगे। इनको उसी लिमिट पर रखो जो इनके पॉपुलेशन का हिस्सा है, उससे ज़्यादा मत जाने दो, तब इनकी अकल दुरुस्त होगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम नहीं बन सकता, क्योंकि मैक्सिमम मुद्दों पर लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता। इसलिए हम सब लोगों ने बाकायदा डिस्कस करके, चर्चा करके कि मिनिमम मुद्दों पर हम लोगों को आपस में सहमति होनी चाहिए। तो ये नेशनल कंसेंसस है हमारा, इस पर हमारे सभी कम्युनिटी के लोगों का। जो लोग इससे सहमत नहीं है, वो सभी लोग जो है एक मत है, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सभी लोगों के सहमति से डिस्कस करके बनाया, चर्चा करके बनाया। तो आने वाला समय में आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को किस लेवल तक आप ले जाने वाले हैं? हम मासेस में जाएंगे, हम एक एक आदमी के पास जाएंगे। हाँ। और हमने वो शुरू कर दिया, नेशनल अवेयरनेस कैंपेन चल रही है। ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, पॉलिटिकल बेनिफिट इसके पीछे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज नहीं है, ये सोशल, कोई पॉलिटिकल मोटिव्स से मिलकर नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के मकसद से बनाया गया है। तो ये पॉलिटिकल है या सोशल है या क्या है?
एक आप मकसद, क्या मानते हैं? एक मकसद है जो बाबा साहब के जरिए जो हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिला है उसकी पूरी रक्षा करेंगे, उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं करने देंगे, और जो उसके बेसिक पिलर्स हैं, बेसिक इक्वालिटी की जो उसका बेसिक पिलर है, Fraternity, सबके साथ इंसाफ का, equality, justice। फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, जस्टिस, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। अब ये हम दूसरी एक तरह से समझ लीजिए कि दूसरी हमारी आज़ादी की लड़ाई है। ये कुछ लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको कब्जा नहीं करने देंगे, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारी जो संख्या है वो पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा है, और एक बहुत ही छोटी सी माइनॉरिटी है जो 5000 साल से ज़्यादा से लोगों के ऊपर जुल्म और ज्यादती करके कब्जा किए हुए थी। जो आपका कॉमनवेल्थ प्रोग्राम है, इसका अपील दर्शकों को आप दोनों क्या करना चाहते हैं इंडिविजुअली? अछूतों के दुश्मनों का धर्म और अछूतों का धर्म एक नहीं हो सकता। पहली बात, आदिवासी हिंदू नहीं है। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग वर्ण व्यवस्था में शूद्र बनाए हुए लोग हैं। जब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं कि ब्राह्मण धर्म के लोग उनको हिंदू कहते, ओबीसी को हिंदू कहते, मगर ओबीसी को आरक्षण देने का जब मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट में इसके विरोध में लड़ाई किसने लड़ी? ब्राह्मण जो बहुत सारे वकील है वो सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। अगर ओबीसी हिंदू है तो ब्राह्मणों को उनको अधिकार मिलना चाहिए, इसकी लड़ाई लड़ने के बजाय उसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे। आप एक तरफ उसको हिंदू भी कहते हो, दूसरी तरफ उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए ये भी कहते हो। इस उदाहरण से सिद्ध होता है कि ओबीसी भी हिंदू नहीं है। ये सारी बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो अभी उनके संवैधानिक अधिकारों पर, समानता के अधिकारों पर हमला हो रहा है, यूनाइटेडली हमला हो रहा है। तो हम लोगों को भी इसके विरोध में, सभी लोगों को, एससी, एसटी, एनटी, डीएनटी, वीजेएनटी, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, इन सभी लोगों को इकट्ठा होकर इसका प्रतिवाद करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। ये मैं अपने लोगों को, सभी लोगों को अपील करता हूं, आह्वान करता हूं। फारूकी जी, आप? हम आपकी वमन भाई की आवाज़ में आवाज़ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम मसीह के जो ज्यादती एक कम्युनिटी के साथ में, एक समुदाय के साथ में हज़ारों साल से हो रही है, हम उसके विरोध हैं। हमारा तो मज़हब भी इस बात की इजाज़त नहीं देता। हमारा मज़हब जो है इस किस्म की किसी भी इनइक्वालिटी को बर्दाश्त नहीं करता। तो हम वमन भाई हों, चाहे ट्राइबल लोग बाग हों, चाहे और समुदाय के लोग बाग हों, किसी के खिलाफ भी जुल्म और ज्यादती होगी, हम उस जुल्म और ज्यादती में इनके साथ खड़े हैं। वो एक दूसरी बात है कि हमारे साथ भी उसी तरह की जुल्म ज्यादती हो रही है जो इनके साथ में हो रही है। कमल फारूकी जी और वामन मेश्राम जी, आप वंचित आवाज़ के शो पर आए और अपने राय दर्शकों से शेयर किया। ये है आज का वंचित आवाज़। मेश्राम जी और कमल फारूकी जी दोनों ने बहुत ही खास मुद्दे उठाए हैं। इसके ऊपर देश के जनता को सोचने का आवश्यकता है। ये एपिसोड अगर आप दोबारा देखना चाहते हो, ये YouTube पर और हमारे वेबसाइट वंचितआवाज.com पर भी दोबारा देख सकते हैं। जय ज्योति, जय भीम, जय भारत।